हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर का हम कहीं ना कहीं हमारे नीट के सिलेबस में जो है बहुत अच्छा वेटेज आता है, जिसको हम मानते हैं कि ये हमें नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन दे के जाता है। ईजी चैप्टर है और इसको हम आसानी से कवर कर पाते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर पे बहुत अच्छा ज़्यादा ध्यान देना है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो छोटा ही चैप्टर है और वेटेज बहुत अच्छा है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो बच्चों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा है कि सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आती है कि अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO क्या बताते हैं? इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बताई गई है टोटल वेल बीइंग। हमारे पास की डेफिनेशन दी गई है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी कि कोई भी हमारे पास जो ह्यूमन है उसको माना गया है माना कब गया है हेल्दी, जब हमारे पास वो फिजिकली, साथ में इमोशनली और बिहेवियरल और सोशल होना चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे पास आगे आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी उसकी 1951 के अंदर। तो आपको ये स्टेट क्वेश्चन बनता है जिसको आपको याद करना है। उसके बाद हमारे पास आती हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ हमारे पास कुछ डेफिनेशंस जिनको हमें याद रखना है। ठीक, इनको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एंड MMR की फुल फॉर्म होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR की फुल फॉर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। तो हमें सब जितनी भी हमारे पास ये फुल फॉर्म्स हैं इनको याद रखना है कि RCH की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखो, एमनियोसेंटेसिस जिसको हम बोलेंगे ये होता है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बच्चा मदर की वोम्ब के अंदर होता है तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो फ्लूइड रहता है उस टाइम पर, बच्चा जिस फ्लूइड के अंदर डूबा रहता है मदर की वोम्ब में, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसका जो हम प्रयोग करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं फंक्शन में, इसका फंक्शन होता है कि बच्चे के जो हैं हम पता लगा पाते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या होती है, फिर बच्चा हमारे पास किस भी पोजीशन में रहता है, कि उसका हमारे पास उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, डिजीज़ के बारे में पता करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस जो हमारे पास होगा, लेकिन फ़िलहाल ये बैंड कर दी गई है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो फीमेल फिटेसाइड के उसमें किया जाता है। यानी कि इससे जो है क्या और था कि जो लड़कियाँ होती थी उनको जो है मार दिया जाता था इसके कारण। ठीक है, तो हमारे पास एमनियोसेंटेसिस पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? देखो, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये हमें देखना है कि हमारे पास बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या कारण होता है। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी सन 1900 में। कितनी थी? 2 बिलियन सन 1900 में। और ये बढ़कर कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। कब? सन 2000 के अंदर। तो हमें ये याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन मार्क करता जाऊंगा कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर पूरी पॉपुलेशन कितनी थी? 350 मिलियन थी। कब? ये 350 मिलियन जो पॉपुलेशन थी ये थी 1947 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और ये 1 बिलियन क्रॉस कर गई। कब? जब मई 2000 के अंदर। तो हमें ये डाटा भी याद रखना है। अब इन्होंने कहा है कि रीज़न क्या है हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ने के। तो पॉपुलेशन जो बढ़ने के रीज़न है वो देखे गए हैं डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो सबसे पहला जो हमारे पास रीज़न आएगा वो आएगा डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी कि जो डेथ रेट है उसके अंदर क्या आया? डिक्लाइन आया है। कारण क्या है डेथ रेट के अंदर डिक्लाइन आने का? डेथ रेट के अंदर डिक्लाइन आने का कारण है कि हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा आता है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिक्लाइन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो माताएं थी उनकी जो है मृत्यु हो जाती थी बच्चा जन्म के दौरान। तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिक्लाइन इन IMR, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो हमारे पास शिशु होते हैं, ठीक है ना, जिनको बॉर्न बेबी बोलते हैं, उनकी भी मृत्यु कम होने लग गई है, यानी कि उनकी डेथ भी कम होने लग गई है। और सबसे जो
ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास मैं कहूँगा कि वो कारण कौन सा है, वो आता है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है पीपल की, इस वजह से हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ने जा रही है बहुत ज़्यादा। अब हमारे पास दूसरा पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास अब आता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब आती हैं हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आता है, एक हमारे पास आता है नेचुरल मेथड और दूसरा हमारे पास आता है आर्टिफिशियल मेथड। सबसे पहला क्या आएगा, आर्टिफिशियल मेथड, एंड द सेकंड इज नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड के अंदर कि वो मेथड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, वो मेथड जिनसे हम पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सकें, यानी कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने से रोक सकते हैं। तो नेचुरल मेथड के अंदर जब हम पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड और सेकेंड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस एंड द थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो हमारे पास जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होगा उसके अंदर क्या बताएंगे, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब भी किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डेज चल रहा हो उस टाइम पर कोइटस यानी कि फीमेल को, कपल को सेक्स करने से रोकना चाहिए, ठीक है ना, अपने आप को रोकना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फिर आता है हमारे पास विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई भी मेल इजैकुलेट होने वाला हो उसको अपना पेनिस बाहर निकाल लेना चाहिए बिफोर इजैकुलेशन। हमारे पास ये आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस से। थर्ड आता है हमारे पास लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। जब तक कि हमारे पास जो मदर होती है वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। उस टाइम पर ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसमें से एग कोई भी रिलीज़ नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास नेचुरल मेथड के अंदर आता है। लेकिन इस मेथड के अंदर जो हमारे पास चांसेस हैं वो हाई रिस्क चांसेबल होते हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल मेथड हैं वो 3 तरह के हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस एंड द थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। जिन तीनों का मैंने आपको जो है बता चुका हूँ। और फिर हमारे पास आता है बैरियर मेथड्स। हमारे पास क्या आएगा, बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे, बैरियर मेथड्स बताते हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास बैरियर मेथड आएगा ये आएगा कॉन्डोम्स। ये दोनों के लिए होता है, फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आता है। इन्होंने बताया कि ये बने हुए किसके होते हैं, ये बने हुए होते हैं थिन रबर और लेटेक्स शीट के। आपसे पूछ सकते हैं डिस्पोजल, ये डिस्पोजेबल होते हैं। सेल्फ इंसर्टेड, इनको आदमी खुद लगा सकता है। प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करवाते हैं। सेफ्टी फॉर एसटीडी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हमें क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं। अब इन्होंने कहा है डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये किस में आती हैं, ये फीमेल के लिए बैरियर मेथड आते हैं। ये आते हैं खाली ओनली फॉर फीमेल्स के लिए बैरियर मेथड आते हैं। ये भी रबड़ के बने हुए होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास आती हैं आईयूडीज़। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा आईयूडी। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो मोस्ट वाइडली यूज एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में, वो होती है हमारे पास आईयूडी। आईयूडी मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है। इन्होंने क्या बताया है कि आईयूडीज़ कितने टाइप की होती हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ये होती हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि इनको फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, ये भी 3 टाइप्स की दिखी गई हैं हमारे पास। सबसे पहली होगी हमारे पास नॉन मेडिकेटेड। फर्स्ट टाइप कौन सी होगी, नॉन मेडिकेटेड। सेकंड होगी हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, यानी कि जो कॉपर रिलीज़ करती हूँ। और थर्ड हमारे पास होगी हार्मोन रिलीजिंग, यानी कि जो हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। तो हम सबसे पहले आईयूडी पढ़ेंगे, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि जिनको फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो जो नॉन मेडिकेटेड है ये इंक्रीज करती है द फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का जो फेगोटाइसिस है, यानी कि उसका स्पर्म का जो फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको क्या याद रखना है, लिपेज लूप। सेकंड हमारे पास पूछ सकता है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या फंक्शन करती है। तो जो हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है वो रिलीज करती है सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि जो स्पर्म के मोशन की
उसकी गति है उसको क्या करती है, स्लो करती है, यानी कि उसका जो मोशन है वो रोकती है। स्पर्म की हमारे पास जो मोशन कैपेबिलिटी होती है उसको क्या करती है, कम कर देती है, उसकी मोटिलिटी, यानी कि उसके जो दौड़ने की क्षमता होती है उसको क्या करती है, स्लो कर देती है। आपको कॉपर रिलीजिंग आईओडी याद रखनी है। एग्जाम्पल में इसके कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। थर्ड हमारे पास आती है मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि अगर कोई भी फीमेल हमारे पास इम्प्लांट करती है, उसके फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी फीमेल इम्प्लांट नहीं कर पाएगी, यानी कि जायगोट को अपनी बॉडी के अंदर उसके इम्प्लांट नहीं होने देते हैं हॉर्मोन्स। तो वो कौन से हैं, उसमें से हार्मोन रिलीज होंगे और वो जो हार्मोन्स हैं उसको इम्प्लांट होने नहीं देंगे जायगोट को। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, बहुत ही बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि आईओडीज़ क्या होती हैं। आईओडीज़ की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। 3 टाइप्स की आईओडी होती हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। तो जो नॉन मेडिकेटेड है उसका एग्जाम्पल याद रखना है हमें, लिपेज लूप, और जो कॉपर रिलीजिंग है उसका एग्जाम्पल याद रखना है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग का याद रखना है प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। काफ़ी बार पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं जो कि आपको लर्न करने ही करने हैं हर हालत में। फिर हमारे पास आती हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स को हमें क्या करना है, ओरल पिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आती हैं, यूज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स। टैबलेट्स की फॉर्म में हमें जो है ये मिलती हैं ओरल पिल्स, जिनको कोई भी फीमेल आसानी से मेडिसिन के उसमें खा सकती हैं। हैंड्स कोल्ड पिल्स, इनको ही पिल बोला जाता है। इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि ओव्यूलेशन क्या है, कोई भी फीमेल जब ओव्यूलेट करती है तो उसका ओव्यूलेशन को रोकती है और इम्प्लांटेशन होने से भी रोकता है। ओव्यूलेशन यानी कि कोई भी फीमेल एग रिलीज नहीं कर पाएगी, साथ में जब एग रिलीज नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स, ये क्या करती है, सर्विक्स की क्वालिटी को ऑल्टर करती है टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, जिससे कोई भी स्पर्म जो है फीमेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। अब हमारे पास आती है एक पिल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सहेली वंस अ वीक पिल। क्या बोलते हैं इसको, वंस अ वीक पिल। आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि वंस अ वीक पिल कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि सहेली वंस अ वीक पिल है। नॉन स्टेरॉइडल है, ये भी आपको याद रखनी है, लाइन NCERT की लाइन है। और साथ में आपको याद रखना है कि ये बनती कहाँ पर है, ये बनती है, डेवलप्ड होती है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमने इसकी डेफिनेशन पहले कर चुके हैं, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो पहले हम कर चुके हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड्स। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड्स। देखो सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, सर्जिकल मेथड्स हमारे पास हैं कि ये भी हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि बच्चे को रोकना, बच्चा पैदा होने से रोकने हैं हमें। कौन कौन से हैं सर्जिकल मेथड्स, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, देखो ये 2 टाइप से होता है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी जो होगा उसको बोलते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड और टाइड अप। इसके अंदर क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब हमारे पास ये क्या होती है, ये हमारे पास यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर क्या होता है, इस यूट्रस के अंदर हम क्या करेंगे, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स को काट देंगे। यहाँ से हम इनको जो है सीजर से हमने काटा और काटने के बाद इनको दोबारा से टाइड अप कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब काटना, ट्यूबेक्टोमी। यानी कि ट्यूब किसके अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल के ट्यूब के अंदर काट देते हैं। देखो फैलोपियन ट्यूब से आपको याद रखना है कि ट्यूब किसके अंदर है, फीमेल के अंदर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है, तो ट्यूबेक्टोमी हमें याद रखनी है कि फैलोपियन ट्यूब किसके अंदर होती है, F4 फीमेल, और ट्यूब फीमेल के अंदर ही मिलती है। तो हमें याद रखना है किसके अंदर होती है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के अंदर। क्या करते हैं इसके अंदर, स्मॉल पार्ट किसका, फैलोपियन ट्यूब का कट कर देते हैं और उसको बाद में टाइड अप यानी कि बांध देते हैं। तो ये किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। और वैसेक्टोमी, हमें वैसेक्टोमी किसके अंदर देखी जाती है, वास डिफरेंस। हमें पता है वास डिफरेंस किसके अंदर होती है, मेल के अंदर। वास डिफरेंस, और इससे ही आपको याद रखना है वास, यानी कि वास डिफरेंस और वास वैसेक्टोमी। टॉमी वर्ड्स काटने से होता है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट किसका, वास डिफरेंस का। ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर से जो वास डिफरेंस जारी होती है, इस वास डिफरेंस को क्या करना है, हल्का सा काट देते हैं और इसको टाइड अप कर देते हैं, बांध देते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं,
वैसेक्टोमी, इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, लेकिन गैमेट का ट्रांसफ़र रुक जाता है। तो ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड हमारे पास आते हैं इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस, ये भी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोजेस्टेजोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टेजोन अकेले काम आएंगे या कॉम्बिनेशन में लगेंगे ईस्ट्रोजन के। तो ये इम्प्लांट्स और इंजेक्शन होते हैं। अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स, पिल की तरह इनका सेम एक्शन होता है। दियर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड क्या होता है, काफ़ी समय तक चलता है। अब हमारे पास एक हेडिंग है एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटी की फुल फॉर्म क्या होगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको बोलते हैं हम वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी कि अपनी मर्जी से बच्चे को गिराना, यानी कि अपनी मर्जी से बच्चे के पूरा पैदा होने से पहले उसको जान से मार देना, अपनी मर्जी से। वॉलेंट्री मानी यानी कि जो हमारे खुद के हाथ में हो, इसको बोलते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि जब तक बच्चा पूरा पैदा नहीं होता उसको अपनी मर्जी से गिरा देना या मार देना, क्या कहलाता है, एमटीपी। ये इंडिया के अंदर लीगलाइज्ड हुआ था 1971 में, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के थ्रू। ये एमटीपी तब की जाती है जब किसी भी विक्टिम, या तो कोई रेप विक्टिम हो या कोई रेप विक्टिम हो तब की जाएगी, ठीक है, या कोई भी बच्चे के अंदर जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ये उसके लिए किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया गया था फीमेल फिटिसाइड के लिए। पहले बच्चे का क्या करते थे, एमनियोसेंटिस से जांच की जाती थी कि ये कोई फीमेल तो नहीं है, और फिर उसको मार दिया जाता था, एमटीपी कर दी जाती थी। लेकिन अभी आपको तीसरा पॉइंट इसका समझना है कि एमटीपी सेफ कब तक होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जब बच्चा हमारे पास एम्ब्रियो 3 महीने का होता है, अगर उस एम्ब्रियो को 3 महीने के अंदर एमटीपी कर दी गई तो वो सेफ़ मानी जाती है। और ये डेंजर होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दोनों के लिए। तो ये दोनों के लिए क्या होती है, डेंजर होती है। किसके लिए, मदर एंड फिटस, दोनों के लिए क्या होती है, डेंजर होती है। इसमें मदर की भी जान जा सकती है, मदर और फिटस बोथ आर डेंजर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है एसटीडीज़। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है एसटीडी, आरटीआई और वीडी। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि वो बीमारी जो सेक्स करने के दौरान फैलती है। आरटीआई की फुल फॉर्म होगी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि वो बीमारी जो रिप्रोडक्शन के थ्रू फैले, और इसको वेनेरल डिजीज़ भी बोलते हैं। तीनों का नाम एक ही है, याद रखनी है। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं गोनोरिया, सिफिल्स, जेनाइटल हर्प्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, क्लाइमेडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स और ट्राइकोमोनियासिस। हमें ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। लेकिन इसके अंदर हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद रखनी है कि इनमें से जो एचआईवी है वो मोस्ट डेंजरस बीमारी है, ये हमें याद रखना है। दूसरा, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हर्पिस, ये दोनों क्या हैं, तीनों की तीनों बीमारियाँ नॉन क्यूरेबल हैं, यानी कि इन बीमारी का कोई इलाज नहीं है जो अब तक के नहीं देखा गया है। फिर हमारे पास आता है अर्ली सिम्टम्स आर इचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, बट इफ रिमेन्स अनडिटेक्टेड। इन सब के सिम्टम्स क्या हों, अगर इन सब के सिम्टम्स हैं ईचिंग, स्वेलिंग यानी कि खुजली होना, स्वेलिंग सूज जाना, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, बट इफ रिमेन्स अनडिटेक्टेड, अगर ये डिटेक्टेड नहीं हो और इनका इलाज कोई नहीं किया जाए, अनट्रीटेड हो, देन कुड लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन। तब इनमें बाद में क्या आती हैं, कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जैसे कि अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा पैदा होने से पहले मर जाता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी होने में खतरनाक आती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जैसे कि उसके पेल्विक रीजन में क्या होता है, बीमारी आ जाती है, ठीक से नहीं हो पाता। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है, एक हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग बची है इनफर्टिलिटी। क्या बची है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होगा कि वो पेरेंट्स जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते, जिनके अंदर माँ बाप बनने का नहीं लिखा हुआ है, तो उसको क्या आप टेक्निक अपनाते हैं, उनके लिए एक नई टेक्निक आती है मार्केट के अंदर, आर्ट। इसको क्या बोलते हैं, आर्ट। इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या सेकंड होती है हमारे पास इन वीवो फर्टिलाइजेशन। देखो इन विट्रो के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी के बाहर कराया जाता है, और इन वीवो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी कराया जाता है।
अब ये हमारे पास दो, देखो सबसे पहला टाइप क्या आएगा इन विट्रो के अंदर, जिफ्ट। जिफ्ट की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद रखना है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसके अंदर होता क्या है ये भी आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जायगोट जब हमारा 8 सेल का हो उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, कि जायगोट जब हमारा 8 सेल का हो तो उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। उसको ट्रांसफ़र कराना है फेलोपियन ट्यूब में तो ये कहलाएगा जिफ्ट। जब हम जायगोट को, और वो 8 सेल का है और उसको हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो वो कहलाएगा जिफ्ट, यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। जायगोट को किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर हमारे पास आता है इसी का ही बी टाइप, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र क्या होता है, जायगोट अगर कोई हमारे पास डॉक्टर है और डॉक्टर ने हमारे पास ब्लास्टोमियर बनाया लेकिन वो 8 सेल से ज़्यादा हो गया, 8 सेल से ज़्यादा हो गया तो उसको वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तब उसको वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और वो ब्लास्टोमियर क्या होगा, उस ब्लास्टोमियर को फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यूट्रस के अंदर। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यूट्रस के अंदर। तो इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है कि जिफ्ट के अंदर यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के अंदर जो जायगोट है अगर वो 8 सेल का है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फेलोपियन ट्यूब में, अगर वो 8 सेल से ज़्यादा हो चुका है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है IUT में, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो आपको इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र याद रखना है, इनका डिफरेंस। थर्ड आता है इसके अंदर ICSI। ICSI क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है, डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन ओवम के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल, जिस स्पर्म के अंदर एबिलिटी नहीं हो पाती या स्पर्म काउंट कम होते हैं जिस मेल के अंदर, उसका स्पर्म काउंट, उसका स्पर्म लेंगे, डोनेट वाले का, हस्बैंड का स्पर्म लेंगे और उसको डायरेक्ट कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि लैब के अंदर हम क्या करते हैं, फीमेल के ओवम लेंगे और उसके अंदर डायरेक्ट क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है इंजेक्शन। ये डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जाता है फीमेल के ओवम के अंदर, ओवम के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं किसका, स्पर्म का। इसको बोलते हैं ICSI, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास आता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलेंगे हम गिफ्ट। देखो गिफ्ट क्या है, वो फीमेल, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है पहले हमें, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। वो फीमेल जो कभी भी ओव्यूलेट करके नहीं, अपना जो है ओवम रिलीज़ नहीं कर पाएगी, जिसके अंदर ओव्यूलेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो अंदर सुटेबल टेम्परेचर दे सकती है, सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है बेबी को ग्रो कराने के अंदर, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट। तो इस ऐसी फीमेल के अंदर क्या करते हैं हम, किसी भी फीमेल से क्या करेंगे, डोनर से उसका ओवम लेंगे और ओवम को ट्रांसफ़र कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में किसी भी एबनॉर्मल फीमेल के, और बाद में इसके साथ हमें क्या करना है, कोई भी उसका हस्बैंड या फिर हम आर्टिफिशियली मेल का स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा देंगे, हाँ तुरंत। इसको बोलेंगे गिफ्ट। फिर हमारे पास आता है B, इसको बोलेंगे AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमेन फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर कोई भी ले सकते हैं और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना है, या तो उसकी वजाइना में करा दो फीमेल की या उसके यूट्रस में करा दो फीमेल के, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। यही सब हम गिफ्ट के अंदर भी कराते हैं। जैसे ही हमने किसी फीमेल को ओवम रिलीज़ कराया, ओवम दिया उनकी फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर, तो तुरंत क्या करेंगे हम, उसके साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो, तो ये भी क्या हो जाता है, गिफ्ट हो जाता है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।